नमस्कार साथियों, आज हम मुक्तिबोध और उनके काव्य में रचना प्रक्रिया के बारे में बातचीत करेंगे। यानी कि मुक्तिबोध के काव्य के बारे में भी बात करेंगे और मुक्तिबोध काव्य की रचना प्रक्रिया के बारे में क्या सोचते थे उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं, मुक्तिबोध ने रचना प्रक्रिया पर बहुत कुछ लिखा है। उनके लिए कविता करने से कम महत्वपूर्ण नहीं था कविता रचने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको समझना। हिंदी में वे अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने रचना प्रक्रिया पर विस्तार से लिखा है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यह चर्चा करेंगे हम एक ऐतिहासिक संदर्भ के साथ, यानी कि रचना प्रक्रिया पर और क्या क्या चिंतन हुए हैं और मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया संबंधी जो बातें हैं वो किस तरह से दूसरों से भिन्न है, इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात कहेंगे। आप जानते हैं कि रचना प्रक्रिया के बारे में सोचने का सिलसिला जो है उतना ही पुराना है जितना कि कविता के बारे में। हिंदुस्तान में भी कविता लेखन के बारे में बहुत तरह का विचार हुआ है, पूरा काव्य शास्त्र गढ़ा गया है। पश्चिम में भी ऐसा हुआ है और लेकिन कई तरह के सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। जैसे सबसे पहला सिद्धांत तो यह था कि यह एक तरह की देवीय प्रेरणा का परिणाम है, यानी ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर कुछ लोगों में ऐसी शक्ति देता है कि वो साहित्य की कविता की रचना करते हैं और दूसरों में वह शक्ति नहीं होती, वह ईश्वर प्रदत्त शक्ति नहीं होती, इसलिए वो कविता नहीं लिख सकते। तो लंबे समय तक इस तरह की चीज़ें मानी जाती रही है और इसी से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है प्रतिभा का सिद्धांत, यानी कि काव्य रचने की प्रतिभा कुछ लोगों में होती है और वो प्रतिभा होने के कारण ही वो कविता लिख सकते हैं। प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त भी मानी जाती है और प्रतिभा जो है वो प्रकृति प्रदत्त भी मानी जाती है। प्रकृति प्रदत्त का मतलब है कि किसी में स्वाभाविक रूप से ये विशेषता होती है कि वो कविता लिख सके। तो वो ईश्वर द्वारा दी हुई प्रतिभा नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा स्वभावगत विशेषता के रूप में भी होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि कविता जो है वो एक तरह का इंट्यूशन होता है। कुछ लोगों को यह सहज बोध हो जाता है कविता लिखने का और वो सहज बोध के द्वारा कविता लिखा करते हैं। क्रोचे जो है वो कमोबेश इसी तरह की बात में विश्वास करते थे। आप देखेंगे कि कविता में या साहित्य में अनुकरण का बड़ा महत्व है। प्लेटो जो थे वो इस बात को मानते थे कि कविता अनुकरण के द्वारा होती है, लेकिन वो मानते थे कि साहित्य के अंदर ये जो अभिव्यक्त होता है ये सत्य से दुगना दूर होता है, क्योंकि जो काव्य है वो प्रकृति का अनुकरण करती है और प्रकृति जो है उस मूल सत्य का अनुकरण करती है जो एक तरह से ईश्वर की देन है। तो इस तरह से काव्य जो है वो सत्य से दुगना दूर होता है और इसलिए प्लेटो उसे अस्वीकार करते थे, उसको त्याज्य मानते थे। वो कविता के बहुत पक्ष में नहीं थे। लेकिन उनके शिष्य अरस्तु जो है वो काव्य में, नाटक में अनुकरण की प्रवृत्ति को मनुष्य की सहज वृत्ति के रूप में देखते हैं। हम जानते हैं कि बच्चा जो है वो दूसरों को जो करता हुआ देखता है उसी का अनुकरण करके सीखता है। तो कविता भी एक तरह से ये इस अनुकरण से पैदा होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये मानते हैं कि कविता एक तरह से मनुष्य के मन में फूटती भी है, अपने अनुभवों से प्रस्फुटित होती है और उसमें एक सामंजस्य और लय भी दिखाई देती है। लेकिन कविता के बारे में जो पहला महत्वपूर्ण विचार हमारे सामने आता है वो स्वच्छंदतावादी रोमांटिक कवियों द्वारा, और रोमांटिक कवि लगभग उसी तरह का विचार रखते थे कि
कविता जो है वो एक तरह से स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द फीलिंग्स है। यानी कि जैसा वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, स्ट्रॉन्ग भावनाएं, बहुत बलवती भावनाएं, वो स्वतः ही अचानक ही शब्दों में फूट पड़ती है। वाल्मीकि ने भी कहा था कि जो कविता है वो कविता, उन्होंने एक क्रौंच पक्षी जो आपस में प्रेम कर रहे थे, उनमें से एक को की जब हत्या हो जाती है शिकारी द्वारा, तो उस दूसरे क्रौंच पक्षी द्वारा जो विलाप था उससे उनका मानना था कि कविता पैदा हुई है। तो आप देखेंगे कि ये जो चीज़ है, इसका मतलब है कि जो हमारी दुख और सुख की भावनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो हमारे अनुभव हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कविता में व्यक्त होते हैं। तो कविता जो है इस रूप में हमेशा हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है, हमारे जो विचार हैं उनको व्यक्त करती है। वो कभी सहज रूप में कुछ मानते हैं, कुछ सहज रूप में अभिव्यक्त होती है, कुछ ये मानते हैं कि उसमें एक तरह की प्रतिभा होनी चाहिए कवि में। अगर प्रतिभा नहीं है तो वो काव्य की रचना नहीं कर सकता। अब हम नई कविता पर आए। आप जानते हैं कि नई कविता जो है उसके विस्तृत फलक में बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने उस तरह से तो मुक्तिबोध की तरह तो कविता पर विचार नहीं किया, कविता की रचना प्रक्रिया पर उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से रचना प्रक्रिया पर कुछ न कुछ जरूर लिखा। जैसे अज्ञे को लें, अज्ञे ये मानते थे कि काव्य की रचना प्रक्रिया में प्रतिभा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब कविता को प्रतिभाशाली लोग ही लिख सकते हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ प्रयत्न को भी महत्वपूर्ण मानते थे। प्रतिभा किसी को कवि तो बनाती है, लेकिन उसको प्रयत्न भी करना होता है, उसको कोशिश भी करनी होती है। अगर वो कोशिश नहीं करता तो कविता, श्रेष्ठ कविता नहीं लिखी जा सकती। एक और महत्वपूर्ण बात अज्ञे के संदर्भ में यह है कि अज्ञे प्रतिभा को ईश्वर प्रदत्त नहीं मानते। वो एक तरह से व्यक्तित्व का सहज गुण है, वो एक स्वाभाविक गुण है। जिसमें यह स्वाभाविक गुण होता है वो कविता लिखता है, और इस तरह से उसकी कविता जो है वो उसमें उस कविता को हम महत्वपूर्ण मानते हैं जो सहज रूप से अभिव्यक्त होती है। लेकिन जैसा कि उन्होंने अपनी एक साधुवाद नामक जो कविता है उसमें एक रूपक द्वारा उन्होंने अपनी बात समझाने की कोशिश की कि देखिए, स्वाति बूंद में जो सीप में स्वाति की बूंद टपकती है उससे मोती बनता है, लेकिन ये स्वाति की बूंद का टपकना और मोती का बनना है, ये उनका कहना है कि ये कविता नहीं है। कविता है वह जो सीप को, हर सीप को खोलकर देखता है कि उसमें मोती है या नहीं। यानी कि इस रूप में अगर देखें तो अज्ञे के अनुसार प्रतिभा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रयत्न भी महत्वपूर्ण है, और इसलिए इन दोनों चीज़ों को वो सृजन प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। जहाँ तक दूसरे अज्ञे के अलावा और कवि हैं, उन्होंने भी इस पर विचार किया है। जैसे गिरिजा कुमार माथुर, ये नई कविता के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका कहना है कि जो भावनाओं का झंझावात होता है, जो तूफान होता है, वो तूफान कविता नहीं रचता है। जब कविता तब रची जाती है जब वह तूफान हमारे अंदर ठहर जाता है, रुक जाता है। वो जो ठहराव है, जो रुकना है, वो कविता को रचता है। तूफान कविता को रचना नहीं है। तो आप देखेंगे कि गिरिजा कुमार माथुर का जो विचार है वो स्वच्छंदतावादी लेखकों से भिन्न तरह का है। स्वच्छंदतावादी तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो को ही एक्सप्रेशन की अभिव्यक्ति को ही कविता की विशेषता मानते थे, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स तो होगी, लेकिन वो जब रुकेगी, ठहरेगी, कविता में वो ठहराव जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसको वैसे ही अभिव्यक्त कर दिया तो वो श्रेष्ठ कविता नहीं हो सकती। इसी तरह से धर्मवीर भारती जो नई कविता के और एक महत्वपूर्ण कवि हैं,
वो उनका ये मानना है कि जिस क्षण कोई रचना रची जाती है, कोई कृति रची जाती है, वह क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उस क्षण के पीछे एक पूरी परंपरा होती है, एक पूरा इतिहास होता है, और उस क्षण में वो अभिव्यक्त होता है। यानी कि काव्य जो है वो किसी क्षण विशेष में, किसी समय विशेष में जरूर रची जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पीछे पूरी परंपरा का हाथ होता है, पूरे इतिहास का हाथ होता है। बिना परंपरा और बिना इतिहास के काव्य की रचना नहीं हो सकती, भले वो किसी एक क्षण में लिखी गई हो। तो इस तरह से परंपरा और इतिहास का काव्य रचना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी बात जो धर्मवीर भारती कहते हैं वो यह है कि जो रचना प्रक्रिया है वो एक सचेत मानस की प्रक्रिया नहीं है, उसमें अवचेतन और अर्धचेतन की भी भूमिका होती है। यानी कि मनुष्य के मन में जो बहुत कुछ चलता है जिसका कि मनुष्य शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता आसानी से, उसकी भी भूमिका काव्य रचने में होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि धर्मवीर भारती के अनुसार काव्य की रचना प्रक्रिया में उस क्षण का महत्व होता है जिस क्षण में कविता लिखी जाती है, लेकिन उस क्षण के पीछे परंपरा और इतिहास की बड़ी भूमिका होती है। इसके साथ साथ मनुष्य के मानस की बड़ी भूमिका होती है। उस मानस में उसकी अर्ध चेतना भी होती है और उसकी अवचेतन मन भी होता है। तो इस तरह से ये तीन पहलू धर्मवीर भारती मानते हैं। नरेश मेहता नई कविता के एक और महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका मानना है कि प्रयत्न करने से कविता नहीं लिखी जाती। आप प्रयत्न करके जो है कविता नहीं लिख सकते। कविता सहज बोध की, जो मैंने बताया था इंट्यूशन की कविता है, वो अपना आप अभिव्यक्त होती है। तो ये जो इंट्यूशन की कविता मानने वाले लोग हैं उनमें नरेश मेहता को भी हम गिन सकते हैं। एक और छायावाद इसके नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं कुंवर नारायण। वो प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया और काव्य की सर्जन प्रक्रिया को समानांतर मानते हैं। यानी कि जैसे प्रकृति कुछ भी रचती है, जैसे पेड़ का उगना है, नदी का बहना है, तो उसी तरह से कविता भी रची जाती है। कविता की रचना जो है प्रकृति की रचना के समानांतर होती है, और एक तरह से वो अगर हम प्रकृति की रचना प्रक्रिया को समझें तो हम कविता की रचना प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं। लेकिन विजयदेव नारायण शाही उससे भिन्न तरह के विचार रखते हैं। विजयदेव नारायण शाही भी नई कविता के एक महत्वपूर्ण कवि और आलोचक थे। उनका कहना है कि कविता लिखना जो है फूल उगने की तरह नहीं होता कि आपने ज़मीन में बीज बोया और खाद डाली, पानी डाला और पौधा बाहर आ गया और फूल उग गया। नहीं, वो बिल्कुल अलग होता है और वो एक तरह से उतनी स्वाभाविक नहीं होती। उसमें मनुष्य के प्रयत्न, मनुष्य का सोच, मनुष्य के जो है ऐसी बहुत सारी बाहरी प्रक्रियाएं उसमें व्यक्त होती है और उसी के द्वारा कविता लिखी जाती है। दुष्यंत कुमार, जिन्होंने उनकी साये के धूप नाम का उनका गज़ल संग्रह है बहुत ही प्रसिद्ध, वो भी नई कविता के एक प्रमुख कवि थे। उनका कहना है कि नई कविता बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि बच्चा पैदा करना। जैसे प्रसव वेदना से स्त्री गुजरती है, उसी तरह से जब कविता लिखी जा रही होती है तब कवि भी उसी तरह की वेदना से गुजरता है और उसी से कविता रचती है। उनकी पंक्तियां हैं कविता की। बहुत दिनों तड़पा था अपने जन्म के लिए, मेरी भावनाओं की जख्मी कोख में कोहनियाँ टिका कर, नन्हे नाखूनों से खरोंच कर, लगातार छोटे छोटे पाँवों से प्रहार कर विवश कर दिया था इसने बंधिया अभिव्यक्ति को। यानी कि वह बच्चा जैसे पैदा होने के लिए व्याकुल है, वो हाथ पांव मारता है माँ के पेट में और इस दुनिया में आना चाहता है, उसी तरह से कविता भी कवि के मन में जो है लगातार बाहर अभिव्यक्त होने के लिए हाथ पांव मारती है, कोशिश करती है, प्रयत्न करती है। तो ये जो प्रसव वेदना है
उससे उसको जोड़ते हैं। नई कविता के ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि केदारनाथ सिंह, वो नई कविता को या कविता की रचना प्रक्रिया को मेहनत कश लोगों के श्रम से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से एक मजदूर मजदूरी करता है, हथौड़ा चलाता है, चीज़ों को बनाता है, कुम्हार जो है घड़े बनाता है, या इसी तरह से किसान खेती करता है, हल जोतता है, तो ये सब काम जो है, ये प्रयत्न जो है, ये श्रम जो है, उसी तरह का श्रम है कविता में भी। कविता ऐसी चीज़ नहीं है जो मनुष्य श्रम से अलग हो, और केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक तरह से भौतिक प्रक्रिया भी है। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि जैसे ईंट पर ईंट रखकर पकाई जाती है, उसी तरह से, या रेशम के कीड़े से रेशम निकलता है, उसी तरह से मनुष्य भी प्रयत्न करता है। उनकी काव्य की पंक्ति है, मैं भी रचनारत हूँ झुका हुआ घंटों से, इस कोरे कागज़ की भट्टी पर लगातार अंधकार अंधकार अंधकार। जैसे भट्टी में ईंट जलकर पक कर ईंट बनती है, उसी तरह से हमारे हृदय में जो है कोई रचना उसी तरह से पकती है, उसी तरह से, और उसके बाद में वो बाहर आती है। आप ये देखेंगे कि ये सब एक मुकम्मल, ये सब महत्वपूर्ण बातें तो है रचना प्रक्रिया को समझने के लिए, लेकिन एक पूर्ण तस्वीर हमारे सामने रचना प्रक्रिया की नहीं आती। रचना प्रक्रिया के जो अलग अलग चरण हैं, वो चरण किस तरह से आते हैं, और एक कवि किन स्थितियों के बीच में कविता लिखता है, कविता रचता है, उसको जितने वैज्ञानिक पद्धति से, जितनी बारीकी से, जितनी सूक्ष्मता से मुक्तिबोध ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने समझाया है, वैसा मेरे ख्याल किसी और कवि ने समझने का प्रयत्न नहीं किया है, या उनको उनके यहाँ कम से कम इस रूप में नहीं दिखाई देता है। ये उनकी एक मौलिक देन है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो प्रतिभा, वो नहीं मानते कि कविता की रचना प्रक्रिया प्रतिभा प्रदत्त होती है, यानी कि प्रतिभा के द्वारा उसका सर्जन होता है, वो अपना आप नहीं घटित होती है, जैसा कि स्वच्छंदतावादी कवि कहते हैं। उनका मानना है कि कविता की रचना तो आत्मिक प्रयास ही है, यानी कि व्यक्ति, कवि जो है एक तरह से खुद ही ये प्रयत्न करता है, लेकिन यह आत्मिक प्रयास जो है वो एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। उस समय वह जब कविता लिख रहा होता है, तब वह एक व्यक्ति के तौर पर या व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक तरह की सांस्कृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य एक सांस्कृतिक मनुष्य भी है। पूरी उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियां है, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, वो सब चीज़ें उसमें सक्रिय रहती है। तो इस तरह से वो कविता की रचना को एक सांस्कृतिक प्रक्रिया भी मानते हैं, व्यक्तिगत प्रक्रिया मानने के साथ साथ, और ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि डिपार्चर पॉइंट है। उसके बाद वो अपना प्रसिद्ध कला के 3 क्षणों का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। वो 3 चरण बताते हैं कि काव्य जो है वो इन 3 क्षणों के द्वारा व्यक्त होता है। सबसे पहला क्षण वो मानते हैं कि जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। कविता लिखने के लिए सबसे पहले कोई अनुभव व्यक्ति के पास होता है, जिसको वो काव्य में व्यक्त करना चाहता है। वो उत्कट तीव्र अनुभव क्षण होता है, यानी कि जब आप कोई अनुभव ऐसा महसूस करते हैं जिसमें कविता लिखने की कहना चाहिए कि संभावना अंतर्निहित हो, तो वह जो अनुभव जो है, उस अनुभव को वो एक तरह से जितनी तीव्रता से महसूस करता है, जिस क्षण में जितनी तीव्रता से महसूस करता है, वो क्षण कविता का एक तरह से पहला चरण है। लेकिन वो कविता नहीं है। कई लोग इस अनुभव को, जैसा कि हम जो अन्य विचार हम समझने का प्रयत्न कर रहे थे, उसमें आप देखेंगे कि स्वच्छंदतावादी यही मानते हैं कि हम जो उत्कट तीव्र
अनुभव होता है वही कविता में व्यक्त होता है। मुक्तिबोध ऐसा नहीं मानते। मुक्तिबोध ये तो मानते हैं कि उत्कट तीव्र अनुभव का क्षण जो है वो कविता का पहला चरण है, पहला क्षण है, लेकिन वो एक बड़ी कविता के लिए, एक महान कविता के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि दूसरा क्षण उसके बाद का, उस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना, अलग हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वो फैंटेसी आंखों के सामने ही खड़ी हो। यानी कि वह अनुभव क्षण, जैसे मैं कोई अनुभव करता हूँ, उस अनुभव को अगर मैं उसी रूप में व्यक्त कर देता हूँ तो वो एक तरह से आत्मिक अनुभव होगा, व्यक्तिगत अनुभव होगा। लेकिन जब तक मैं उस अनुभव से अपनी निजता को, अपनी निजबद्धता को, अपनी सब्जेक्टिविटी को अलग नहीं करता, अपनी निजबद्धता को अलग नहीं करता, तब तक वह कविता के लिए एक तरह से कहना चाहिए कि वह अनुभव पर्याप्त नहीं है। उसे पहले अपनी निजबद्धता से अलग करना होता है और उसके बाद में वह जब निजबद्धता से अलग हो जाता है अनुभव, तब भी वो कविता नहीं हुई है। तब वह एक तरह से कहना चाहिए कि फैंटेसी का रूप धारण करने लगती है। फैंटेसी कहते हैं स्वप्न चित्र को, यानी कि एक काल्पनिक संसार में वो अनुभव प्रवेश करता है और उस तरह से वो अनुभव जो पहले निजबद्ध था, जिसे कवि ने अनुभव किया, दूसरे क्षण में वो अनुभव निजबद्ध अनुभव निजबद्धता से रहित होता है और उसके बाद में वो निजबद्धता से रहित होने का मतलब है अपने मूल जो स्रोत है उससे वो अपने को अलग करता है और उसके बाद में वो फैंटेसी का रूप धारण करता है। जब वो फैंटेसी का रूप धारण कर लेता है तब भी वो कविता नहीं होती। तब उसे तीसरे क्षण में वो कविता प्रवेश करती है और वो तीसरा क्षण है जब इस फैंटेसी को शब्दबद्ध करना होता है। यानी कि उस फैंटेसी के लिए कौन सा रूप उपयुक्त है, कौन से शब्द उपयुक्त है, यह कवि जो है खोज करता है। तो इस तरह से जो अनुभव निजबद्ध था वह दूसरे क्षण में निज रहित हुआ। उसके बाद में उसी दूसरे क्षण में वो फैंटेसी का रूप धारण किया उसने और उसके बाद में तीसरे क्षण में वो फैंटेसी जो है वो अपने को शब्दबद्ध करती है। तो यह शब्दबद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से तीसरा क्षण है। तो मुक्तिबोध क्या कहते हैं इस तीसरे क्षण के बारे में कि इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्णावस्था तक की गतिमानता, ये इस तीसरे क्षण में होती है। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। यानी कि उस समय कवि का जीवन एक तरह से उस फैंटेसी के अंदर व्यक्त होता है। वो जीवन अकेला नहीं होता है, उसके संस्कार होते हैं, उसकी शिक्षा होती है, उसकी परंपरा होती है, इतिहास होता है, केवल उस व्यक्ति के नहीं, उस समाज के, जिस समाज के बीच में, जिस दुनिया के बीच में कवि जीता है। तो इस तरह से जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर का प्रवाह बहता रहता है, वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। प्रवाह में वो फैंटेसी अनवरत रूप से विकसित और परिवर्तित होती हुई आगे बढ़ती है। यानी कि इस शब्दबद्ध प्रक्रिया में ये जो फैंटेसी है वो अपना रूप बदलती रहती है। तो आप देखिए कि ये तीसरा चरण एक गतिमान चरण है। ऐसा नहीं है कि उत्कट अनुभव जो महसूस किया वो दूसरे क्षण में अनुभव रहित हो गया और फैंटेसी बन गई और फैंटेसी के लिए उपयुक्त शब्द हो गया। नहीं, वो उपयुक्त शब्द को ढूंढने की प्रक्रिया में खुद फैंटेसी अलग अलग रूप धारण करती है और वो अलग अलग रूप धारण करके अपने को अभिव्यक्ति के लिए तैयार करती है। तो इस प्रकार वो फैंटेसी अपने मूल रूप को बहुत कुछ त्यागती हुई नवीन रूप धारण करती है। आप देखेंगे कि ये जो नवीन रूप धारण करती है, यह नवीन रूप उस मूल अनुभव से बहुत अलग होता है। कई बार तो बिल्कुल उसे पहचानना भी संभव नहीं होता
कि ये उस मूल अनुभव, जो उत्कट अनुभव क्षण था, उस उत्कट अनुभव क्षण में जो अनुभव किया था कवि ने, वो और जो फैंटेसी शब्दबद्ध हुई है उसके बीच में जो संबंध है वो दिखाई भी नहीं देंगे। जिस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है वह फैंटेसी अपने मूल से इतनी दूर चली जाती है कि यह कहना कठिन है कि फैंटेसी का यह नया रूप अपने मूल रूप की प्रतिकृति है, यानी कि उसी की प्रतिबिंब है या उसी का रूप है, वो बिल्कुल एक नई चीज हो जाती है। तो ये जो नई चीज है यही दरअसल कविता है। तो आप देखेंगे कि तीन जो क्षण उन्होंने बताया है वो तीन क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कि सबसे पहले अनुभव को अनुभव करना, उत्कट अनुभव जो है वो कवि द्वारा किया जाता है, तो अनुभव करना। उस बाद में दूसरे क्षण में उस अनुभव को अपने मूल से पृथक होना, यानी कि जो निजता है उस निजता को समाप्त करना, जो निजबद्धता होती है, ठीक है, उस निजबद्धता को समाप्त करना। निजबद्धता को समाप्त करने का मतलब है कि वह अनुभव केवल उस कवि का अनुभव नहीं रहता, बल्कि वह एक तरह से कहना चाहिए सबका अनुभव बनता है। वह निजबद्धता से मतलब है कि उस तरह का अनुभव अगर दूसरों का भी हो तो उसकी अभिव्यक्ति की संभावनाएं भी उसमें व्यक्त होती है। यह जो निजबद्ध अनुभव होता है, ये निजबद्ध अनुभव ध्यान रखें कि ये एक तरह से मानसिक प्रतिक्रिया होती है। जब कवि उसे व्यक्त करता है, अगर उसी रूप में व्यक्त करेगा तो वो एक तरह से उसके कंडीशनड रिफ्लेक्सेज होंगे, ऐसे कंडीशनड रिफ्लेक्सेज होंगे जो कि कवि ने जिसे अभी निज रहित नहीं किया है। तो निज रहित होने पर वो कंडीशनड रिफ्लेक्सेज जो है वो खत्म होने लगते हैं, और जब वो निजबद्ध रहित हो जाते हैं तब वो धीरे धीरे फैंटेसी का रूप धारण करते हैं। और ये फैंटेसी जो है वो एक बिल्कुल नया काल्पनिक संसार होता है। कवि ने का जो मूल अनुभव है वो उससे बिल्कुल भिन्न होता है। खुद मुक्तिबोध अपनी बात को इस तरह से कहते हैं कि दरअसल फैंटेसी कवि का वह सृजित काल्पनिक संसार है जिसकी रचना जीवन के तीव्र विकट अनुभव ने संभव बनाई है, लेकिन जिसके इस फैंटेसी के रूप में व्यक्त होने में कवि के संस्कार, विभिन्न तरह के सेंसर्स जो उसकी चेतना को विशिष्ट रूप प्रदान किए हुए हैं, वैचारिक बुनावट तथा वर्गीय चेतना, सभी कुछ का इस फैंटेसी के निर्माण में भूमिका होती है। तो आप देखेंगे कि ये शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया, निजबद्ध, निजरहित और शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया, यह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, और इसी रूप में वो रचना प्रक्रिया की पूरी रचना प्रक्रिया को समझाते हैं, उसको बताते हैं। ये बिल्कुल एक नई चीज़ है। और अगर आप मुक्तिबोध की कविताओं को और दूसरों की कविताओं को भी इस दृष्टि से देखेंगे तो आप ये कला के जो तीन क्षण की बात करते हैं, रचना प्रक्रिया की जो बात करते हैं मुक्तिबोध, उसे समझ सकेंगे। धन्यवाद।